साथियों, लगातार हमारे देश के अंदर सुबह से लेकर शाम तक आप और मैं और दुनिया के सारे लोग वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते रहते हैं। जो व्यक्ति ना तो वस्तु पैदा करता है ना सेवा पैदा करता है, वही व्यक्ति बेरोजगार माना जाता है। यानी किसी व्यक्ति को जीवन में अपना जीवन चलाने के लिए पैसा कमाना है तो उसे या तो गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या सेवाओं को जन्म देना पड़ेगा। भैया, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। या तो आप पार्ले जी का बिस्किट बनाकर बेच सकते हो, या आप किसी के बाल काट सकते हो, पढ़ा सकते हो, डॉक्टर बन के सेवाएं दे सकते हो। मतलब या तो वस्तु या सेवाओं का उत्पादन आपको करना पड़ेगा। और सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने के लिए हर एक व्यक्ति वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते रहते हैं। साथियों, एक और चीज यहां पर आती है कि जब कोई व्यक्ति वस्तु एवं सेवा का, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है, वास्तव में उसे हम दो भागों में बांटकर समझते हैं। जैसे जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में सबसे पहला नाम आता है गैर बाजार गतिविधियों का, नॉन मार्केट एक्टिविटीज का। सर, इसका मतलब क्या होता है? साथियों, जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करे लेकिन उत्पादन का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है, केवल उस वस्तु से खुद का और अपने परिवार का पालन पोषण करना है, अपना जीवन चलाना है, अगर उत्पादन का पर्पस ये है तो वास्तव में ऐसी गतिविधियां गैर बाजार गतिविधि कही जाएंगी। यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, स्व उपभोग, सेल्फ कंजप्शन का मेन पर्पस आपको नॉन मार्केट एक्टिविटीज में देखने मिलेगा। इसे अपन और शब्दों में अनार्थिक गतिविधि भी कह सकते हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। जैसे भैया, माता जी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए खाना बना रही हैं, तो सास ससुर से वो पैसा नहीं मांग रही, बच्चों से पर थाली का पैसा नहीं ले रही कि भैया 80 रुपए थाली दो। ये माता जी जब उत्पादन कर रही हैं भोजन का, अपनी सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं, तो उसका उद्देश्य है स्व उपभोग करना या पैसा ना कमाना। तो एक महिला के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक जो घर में काम किया जा रहा है, वास्तव में वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज का पार्ट माना जाएगा। और यहीं पर साथियों गलती होती है। हमारे देश के अंदर जब हम जीडीपी जीएनपी की बात करते हैं, राष्ट्रीय की बात करते हैं, तो ऐसी गतिविधियों से क्योंकि पैसा मिलता ही नहीं है, सैलरी मिलती नहीं है, तो ऐसे उत्पादन को हम जीडीपी या देश की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते या ना कर पाते। अरे भैया, जब पैसा ही नहीं मिल रहा है, जब पैसे की गणना ही नहीं है, तो कैसे जीडीपी निकाली जाएगी? इसी कारण से ये क्षेत्र हमेशा, बोलते हैं ना, कभी कभी वंचित रह जाता है उसके सम्मान को प्राप्त करने से, उसकी गणना से वो वंचित रह जाता है, छूट जाता है। वास्तव में साथियों, जब हम अगले प्रोसीजर की बात करते हैं, उसका नाम है मार्केट एक्टिविटीज या बाजार गतिविधियां। इसी को यूपीएससी एक बार प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज मीन बाय मार्केट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो साथियों समझना, जब भी कोई व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करे, अब वही माता जी किसी रेस्टोरेंट में नौकरी करने जाती हैं, वहां अपनी सेवाएं देती हैं, जहां उनको वेतन मिलता है। मतलब यहां उनका भोजन उत्पादन करने का उद्देश्य स्व उपभोग कमाना नहीं, बल्कि प्रॉफिट गेन करना है, लाभ अर्जित करना है। तो ऐसा काम बाजार गतिविधियों वाला कहलाया जाएगा। जब एक शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाए तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जब शिक्षक ट्यूशंस पढ़ाए दैट इज मार्केट एक्टिविटीज, जब महिला ढाबा खोल के टिफिन सेंटर चलाकर टिफिन बेचे और 80 रुपए पर टिफिन का सबसे ले, दैट इज बाजार गतिविधियां। तो साथियों, उत्पादन दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर प्रॉफिट करने के लिए है तो बाजार गतिविधियां, अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए है तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज। और मजे की बात है, अभी मैं आपको जो वास्तव में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं, वो सब का सब मामला यहां से उदय होता है। यानी ऐसा उत्पादन जो पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, उसी को हम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में रखेंगे। और जो जो चीज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में जाएगी, वही बाद में राष्ट्रीय आय, जीडीपी जीएनपी के अंदर काउंट की जाएगी। ये वाला पोर्शन जीडीपी जीएनपी के काउंटेशन से छूट जाएगा, बच जाएगा। हालांकि फिर भी क्योंकि उत्पादन है तो भैया देखना तो पड़ेगा। अब साथियों, जब लाभ के लिए उत्पादन किया जा रहा है, तो लाभ का उत्पादन करते समय सुबह से लेकर शाम तक कई सारी वस्तुओं का, कई सारी सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है।
जब ज्यादा वस्तुएं, ज्यादा गुड्स मार्केट के अंदर होती हैं तो समझना कठिन होता है भैया हमको। तो हमको ये समझने के लिए कि भैया सारी वस्तुएं एक जैसी नहीं होती, जैसे ये मार्कर, ये कपड़े, अगर आप गेहूं खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, कार चला रहे हो, फोन चला रहे हो, ये सब गुड्स के अंदर काउंट की जाएंगी, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ अंतर है। तो देश के अंदर उत्पादन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने उसको कैटेगराइज किया अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में। अर्थव्यवस्था यानी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर अब सबसे पहला क्षेत्र आपको देखने मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो चलिए पहले मैं आपको एक सामान्य डेफिनेशन बताता हूं, फिर एग्जांपल्स बताता हूं। अगर आपने ये दोनों बातें समझ ली तो कभी क्वेश्चन गलती नहीं करोगे कि किसी चीज के उत्पादन को किस क्षेत्र में रखना चाहिए। पहली डेफिनेशन क्या है देखना, यहां लिखा हुआ है यदि प्राकृतिक संसाधनों को सीधे उत्पादित करके सीधे बेच के आय अर्जित की जाए तो ऐसा काम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मानी जाएगी। मतलब वास्तव में यहां कहा जा रहा है जिस वस्तु के उत्पादन का काम मानव ने नहीं किया, जिस वस्तु के उत्पादन का श्रेय हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति ने जिन जिन चीजों को उत्पादित किया, प्रोड्यूस किया, मानव ने उसे प्राप्त किया और सीधे ले आकर बाजार में बेच दिया और बाजार में बेचकर पैसे से लाभ कमाया, ऐसा उत्पादन वास्तव में प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। क्योंकि इस उत्पादन का श्रेय मैं बार बार बोल रहा हूं, हम नेचर को दे रहे हैं। मानव यहां पर सेकेंड स्थान पर है, मानव केवल पैसा कमा रहा है, लेकिन असल उत्पादन का काम कौन कर रही है? नेचर। तो नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोडक्शन करना, नेचुरल रिसोर्सेस को बेचकर पैसा कमाना वास्तव में प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी मानी जाएगी। यहां कुछ एग्जांपल्स भी आपको समझने के लिए दे रहा हूं, बोर्ड पर देखिए बड़े ध्यान से। सबसे बड़ा एग्जांपल है एग्रीकल्चर यानी कृषि। जब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कृषि का संबंध कौन से सेक्टर से, पहला, दूसरा, तीसरा, तो भैया आंसर लगाना है प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन क्यों? यदि हम कृषि को ध्यान से देख रहे हैं तो खेती का काम करने के लिए, अनाज गेहूं का उत्पादन करने के लिए हमें खेत चाहिए, खेत में बीज बोना पड़ेगा, इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाना पड़ेगा और यहां पर किसान नामक मानव को मेहनत भी करनी पड़ेगी, जिसके बाद में गेहूं या अन्य फसलों का उत्पादन संभव हो पाएगा। तो भैया आप बोलोगे यहां पर गेहूं का उत्पादन करने का काम तो मानव कर रहा है, इसमें प्रकृति का क्या लेना देना? अरे भैया अगर खेत नहीं हो, पानी नहीं हो, तो क्या मानव ये उत्पादन कर सकता है? नहीं भैया, मानव केवल फैसिलिटेटर है, सारी चीजों को एक साथ ला सकता है, लेकिन अंतिम उत्पादन तो भारत मेरी मां है इससे होता देखने मिलेगा। क्योंकि यहां पर प्रकृति उत्पादन कर रही है, इसलिए कृषि के माध्यम से होने वाला उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अब भैया क्या हुआ, बिहार पीएससी के अंदर एक कंफ्यूजिव स्टेटमेंट डाला गया। प्रश्न ये था कि बताओ यदि कोई किसान देश के अंदर व्यापारिक फसलों का उत्पादन करता है, कमर्शियल क्रॉप्स पैदा करता है, तो इसे कौन से सेक्टर के अंदर रखा जाएगा? अब लोग कंफ्यूज होगा कि सर हमने कृषि के अंदर फसलों का उत्पादन तो प्राथमिक क्षेत्र में पढ़ा था, लेकिन ये व्यापारिक फसल कुछ अलग होती है, इसी कारण से उन्होंने कुछ और आंसर लगा दिया। नहीं भैया, कोई भी फसल, चाहे नगदी फसल हो, कैश क्रॉप हो, कमर्शियल क्रॉप हो, बागानी फसल हो, प्लांटेशन क्रॉप हो, दुनिया भर की फसल हो, सारी फसलों का उत्पादन एग्रीकल्चर के अंदर शामिल किया जाएगा और एग्रीकल्चर को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि माना जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहां पर पैदा नहीं करना है। यदि आप कृषि की बातों को समझ चुके हो तो अब हम आते हैं वानिकी के ऊपर। अरे भैया देश में फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां होनी चाहिए, माचिस बनाने के लिए, माचिस की तीली बनाने के लिए लकड़ी होना चाहिए। तो जब देश के अंदर कोई किसान, कोई व्यक्ति फसलों को पैदा ना करते हुए वृक्षों को पैदा करे, फॉरेस्ट, लकड़ियों का उत्पादन करना, ट्रीज का प्रोडक्शन करना, वास्तव में वानिकी कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। देखो यहां पर पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वास्तव में वो तो कटाई कर रहा है, लेकिन उत्पादन करने वाला व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वृक्षों का उत्पादन कर रहा है, इस बात को समझना। तो कृषि और वानिकी दो एग्जांपल आपके सामने आ गए। अगर इसके आगे एक और बात करते हैं तो वर्तमान में सबसे प्रचलित अवधारणा है एनिमल हस्बेंड्री की। वर्तमान में किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन संबंधित कार्य भी कर रहे हैं। भैया हमने गाय को रख लिया, भैंस को रख लिया, खाना पीना खिला रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं और दूध निकाल कर बेच रहे हैं, कंडे बना बनाकर बेच रहे हैं। तो जब भी मानव पशुपालन के माध्यम से दूध की प्राप्ति करेगा
तो सोच के देखो कि भैया रामू नामक व्यक्ति ने दूध बेचकर आया, पैसा रामू ने कमाया, लेकिन प्रश्न आता है डेयरी उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन या पशुपालन कौन से क्षेत्र की गतिविधि माना जाएगा? तो पॉइंट समझना, रामू काका दूध को निकालकर बेचकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दूध उत्पादन का श्रेय प्रकृति यानी गाय माता को जा रहा है। समझ पा रहे हैं? इसी कारण पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मानी जाएगी। अभी और भी एग्जांपल्स हैं। अगला एग्जांपल आपको देखने मिल रहा है फिशरीज का, जिसे आप मछली पालन कह रहे हो भैया। मछली पालन में अगर मैं मान के चलो तमिलनाडु के तट पर जाता हूं या किसी नदी में जाता हूं, समुद्र में या नदी में ये जाल बिछाता हूं, मछलियों को पकड़ता हूं, उठाता हूं और जाकर बेच आता हूं, पैसा कमाता हूं मार्केट से, तो मेरे द्वारा मछली का उत्पादन नहीं किया गया, मैंने तो पकड़ा और बेचकर लाभ कमाया, क्योंकि ये भी समुद्र का उत्पादन है, समुद्र प्रकृति है। तो मछली को भी नेचुरल रिसोर्सेज मानते हुए मछलियों का उत्पादन, फिशरीज प्रोडक्शन भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंदर शामिल किया जाएगा, उसे भी प्राइमरी एक्टिविटी माना जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक और चीज, अगर आप लगातार मेरी बातों को समझ रहे हैं तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मानव प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तु को प्राप्त करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करता, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करता है, साफ सूफ करता है और सीधे जाकर बेच देता है। मतलब मानव के द्वारा प्रकृति को जैसा प्राप्त किया जा रहा है लगभग वैसे फॉर्म में ही प्राथमिक क्षेत्र में बेचा जा रहा है। मानव का रूपांतरण यहां पर भैया नहीं आ रहा। अगला एग्जांपल जो यहां पर नहीं लिखा उसका नाम है पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे कुक्कुट पालन, मुर्गा पालन। अगर मुर्गा पालन हम कर रहे हैं मांस के उत्पादन के लिए, अंडे का उत्पादन करने के लिए, तो एग प्रोडक्शन का मामला भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा। प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, डेयरी फार्मिंग वाला प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो क्वेश्चन अगली बार आए तो बिल्कुल सही कर देना भैया। अगला आपको देखने मिल रहा है खनन और दूसरा देखने मिल रहा है उत्खनन। दोनों में सर क्या अंतर होता है, पहले ये समझ लेते हैं फिर बात करेंगे दोनों की। तो एक बेसिक चीज समझना, खनन का मतलब धरती के गहरे तल पर घुसकर धरती खुदाई करना। जैसे मान के चलो बेसिक चीज, धरती के पेट में हमारी पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे कई सारे मेटलिक और नॉन मेटलिक सब्सटेंस पाए जा रहे हैं भैया, सोना भी है, हीरा भी है, कोयला भी है। तो यदि ऐसे सब्सटेंस को निकालने के लिए, ऐसे पदार्थों को निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़े तो ऐसा काम माइनिंग माना जाएगा। तो भैया केजीएफ के अंदर आपने देखा सोने के लिए माइनिंग हो रही है, हीरे के लिए माइनिंग हो रही है, कोयले के लिए माइनिंग हो रही है। तो ये माइंस हैं, क्योंकि माइनिंग में हम केवल कोयला निकाल रहे हैं, हम केवल सोना निकाल रहे हैं। सोना केजीएफ भैया ने नहीं छोड़ा, वहां पर रॉकी भैया नहीं छोड़ के गए, प्रकृति ने उस सोने को बनाया। इसी कारण माइनिंग के द्वारा गोल्ड प्रोडक्शन, समझ पा रहे हैं, वो कहां पर रखा जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधि में। साथियों में ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं शुद्ध सोने की या सोने की, समझ पा रहे हैं, यहां पर आएगा। अच्छा, कई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो पृथ्वी तो बनाती है लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर ऊपर पाए जाते हैं। पक्के से आप लोगों ने नदियों के अंदर से बालू रेत निकालते हुए ट्रैक्टर को देखा होगा, आपने कई बार चूना पत्थर लाइम स्टोन्स की रोक को निकालते देखा होगा, मार्बल को आपने देखा होगा, क्योंकि इनके लिए धरती को बहुत नीचे तक नहीं खोदना पड़ता, ये ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाते हैं। इसलिए ऐसे सब्सटेंस जो पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पर हमको मिल जाएंगे, जिनको बेचकर हम अपना लाभ कमाएंगे, इसी गतिविधि को हम उत्खनन कहेंगे। एग्जाम्पल है लाइमस्टोन का, संगमरमर का, बालू रेत का। तो आशा करता हूं आपको प्राथमिक क्षेत्र के बेसिक एग्जाम्पल समझ में आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक है, प्रकृति बनाएगी, मानव बेचकर पैसा कमाएगा। प्रकृति का उत्पादन है भैया, प्रकृति को श्रेय दिया जा रहा है, मानव को नहीं। अब आप बोलोगे सर मानव की भूमिका कहां पर आती है, ह्यूमन कहां पर अपने प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है? तो उसका आंसर आपको मिलता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर। जब मैं प्राथमिक क्षेत्र के बाद में द्वितीय क्षेत्र की ओर बढ़ता हूं, जिसे अपन सेकेंडरी सेक्टर के रूप में जान रहे हैं, यहां पर मानव केंद्र बिंदु में आता है, सेंट्रल फॉर्मेट में आता है। क्योंकि वास्तव में डेफिनेशन को पढ़ना, प्राथमिक संसाधनों को मानव के द्वारा नई वस्तु में रूपांतरित करके तैयार करना सेकेंडरी सेक्टर की विषय वस्तु है। सामान्य सी बात, मानव क्या करेगा, ह्यूमन क्या करेगा, प्राइमरी सेक्टर में जो वस्तु बनी है, जैसे ये गेहूं का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर में हुआ, अब अपना दिमाग लगाएगा, मशीनों का यूज करेगा और उसे आशीर्वाद आटे में बदल देगा। और साथियों, बीज बोकर आशीर्वाद आटा नहीं निकला, मानव ने उसे पीसा,
पैकेजिंग करी और नाम दिया, ब्रांडिंग की आशीर्वाद आटा। तो आशीर्वाद आटे के उत्पादन का श्रेय प्रकृति को नहीं देंगे, हम मानव को देंगे। समझ पा रहे हैं? और ऐसा उत्पादन सेकेंडरी सेक्टर का उत्पादन माना जाएगा। आप बोलोगे भैया अगर गेहूं ही नहीं होता तो आटा नहीं बन पाता। बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेक्टर की गुड्स वास्तव में रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में यूज की जाएंगी। कहां पर? द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन में। तो इस क्षेत्र को तो कभी नहीं भूलना है। लेकिन मानव यहां पर एक नया उत्पादन कर रहा है। अब इसी आटे से मानव ने ब्राउन ब्रेड बना दी जिम बॉयज को खाने के लिए, तो यह भी सेकेंडरी सेक्टर का उत्पादन माना जाएगा। जैसे आपने कभी सुना होगा कि किसी भी गर्भवती महिला को या एथलेटिक बॉय को ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत चाहिए होता है शरीर के वृद्धि विकास करने के लिए, या न्यू बेबी के ब्रेन सेल्स को डेवलप करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एक न्यूट्रिएंट है, बहुत जरूरी है, जो सामान्यतः शाकाहारी डाइट में होता ही नहीं है। सालमन फिश खानी पड़ेगी। अब भैया जो लोग सालमन फिश खा रहे हैं, सालमन फिश का उत्पादन कर रहे हैं, वो तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गए। लेकिन मान के चलो मेरा दिमाग चला कि कई सारे वेजिटेरियन लोग सालमन फिश नहीं खा सकते, उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे दिया जाए? तो मैंने कई सारी सालमन फिश पकड़ी, उनको मशीनों के अंदर डाला, क्योंकि भैया सेकेंडरी सेक्टर में बिना मशीनों काम नहीं हो पाएगा। मशीनों के अंदर डाला और हमने फिश ऑयल को प्राप्त किया। फिश ऑयल के अंदर हमने मछली वाले तत्वों को बाहर कर दिया, केवल जो ओमेगा 3 वाला सब्सटेंस था उसे हमने कई सारे कैप्सूल के अंदर भर दिया और लिख दिया अगर आप ये गोली खाते हो तो एक सालमन फिश में जितना ओमेगा 3 होता है एक गोली खाकर आपको मिल जाएगा। तो वास्तव में वेजिटेरियन डाइट वाले भी इस कैप्सूल को खाकर, इस टैबलेट को खाकर अपना जीवन चला सकते हैं। तो ऐसे कैप्सूल का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अच्छा, एक सेकंड के लिए 2 मिनट रुको। वीडियो देखते हुए अपने आसपास घूमकर देखो कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं, जिसे मानव ने बनाया है। आप जिस फोन के माध्यम से मेरे वीडियो को देख रहे हो वो मानव ने बनाया, मतलब वो भी सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है। आप जिस पेन से लिख रहे हो वो भी सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है। आप जिस कॉपी के अंदर लिख रहे हो वो भी द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन है। आप जिस कप के अंदर चाय पीने वाले हो, जिस ग्लास के अंदर पानी पीने वाले हो, वो भी द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन है। साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप अपने आसपास अभी घूमो, आपको एक भी वस्तु सामान्यतः नहीं दिखने वाली जो प्राथमिक क्षेत्र की है। आप गेहूं रख के नहीं बैठे होगे, समझ पा रहे हैं? हाँ, प्याज वगैरह साइड में रखी होगी तो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन माना जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चीज, 99% चीज वर्तमान में हम जिससे सराउंडेड है वो द्वितीय क्षेत्र की विषय वस्तु है साथियों, वो उद्योग क्षेत्र की, सेकेंडरी सेक्टर की विषय वस्तु है। अब कुछ नई डिटेलिंग में आपको दोनों को समझाने की बात करता हूं। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन कृषि ने किया, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में डोमिनेट कर रहा है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र। तो प्रश्न आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं या द्वितीयक को? तो आंसर देना है प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि होती है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को आसान शब्दों में एग्रीकल्चर सेक्टर बोल दिया जाता है। क्योंकि द्वितीयक सेक्टर में मशीनों का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज के माध्यम से प्रोडक्शन होता है, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को ही हम उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कृषि क्षेत्र बोल दूं, उद्योग क्षेत्र बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, जैसे हमने अभी कुछ एग्जांपल्स एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में लिए, क्या यहां भी कुछ एग्जांपल्स होंगे? बिल्कुल होंगे भैया। द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के अंदर 3 प्रकार की गतिविधियों को, 3 प्रकार की एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है सामान्यतः। सबसे पहला है निर्माण, जिसे अपन कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब रोड का बनना, भवन का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, आधारभूत संरचना का बनना निर्माण कहलाता है। तो भैया सरिया, सीमेंट, मानव का दिमाग लगेगा तभी तो रोड बन पाएगा। धरती ने कंक्रीट का रोड बनाकर नहीं दिया, प्रकृति ने हमको घर बना के नहीं दिया, हमें बनाना पड़ा। इसलिए ऐसे घर क्योंकि मानव बना रहे अपने दिमाग से, अपनी चीजों से, इसलिए ये द्वितीय क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन के अंदर रखी जाएंगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो निर्माण के बाद पढ़ते हैं विनिर्माण को। भैया विनिर्माण का मतलब किसी घर को बनाया था, घर की छत गिर गई, छत को फिर से बनवाना विनिर्माण नहीं होता, वो पुनर्निर्माण है, वो रिकंस्ट्रक्शन है। निर्माण के बाद जो सेकेंडरी सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, और वास्तव में इसका मतलब होता है किसी वस्तु का बनना। जब भी देश के अंदर कोई व्यक्ति किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, जैसे ये पैनल बना,
आपका फोन बना, गाड़ी बनी, पंखा बना, कूलर बना, एसी बना, ये जब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब भी देश में आप गुड्स का प्रोडक्शन देखोगे वो सेकेंडरी सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग वाले खांचे के अंदर फिट होगा। और मैन्युफैक्चरिंग देश की जान होती भैया, गलती से भी इसको नहीं भूलना है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फोन का बनना, गाड़ी का बनना, इत्यादि इत्यादि। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये बात आप समझ पा रहे हो। कुछ और भी चीज है जैसे विद्युत। भैया जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो वो प्रकृति ने नहीं दी। प्रकृति जो बिजली चमकाती है उससे हमारी ये लाइट नहीं चलती, हमारे फोन नहीं चलते। हमारी बिजली को बनाने के लिए हमको टरबाइन घुमाना पड़ता है, हमें अपने इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं, हमें कई सारे ट्रांसमिशन के फॉर्मेट क्रिएट करने पड़ते हैं, तब जाके चीजें संभव हो पाती है, हमें सामने दिख पाती हैं। इसी कारण इसको भी हम कहां पर रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर उद्योग क्षेत्र, दोनों को सेग्रीगेट रूप से याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में मैंने आपको गुड्स का प्रोडक्शन बताया। यदि कोई गुड्स प्रकृति पैदा कर रही है तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। यदि कोई गुड यानी वस्तु मानव पैदा कर रहा है तो वो उद्योग क्षेत्र हो गया। लेकिन वस्तुओं के साथ भैया सुबह से लेकर शाम तक सेवाओं का उत्पादन भी होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेवाएं दे रहा हूं ना। बैंक में आप जाते हो तो सेवाएं वो देते हैं ना। जब आप नॉर्मली किसी दुकान पर बाल कटवाने जाते हो तो सेवाएं वो देता है ना। तो सर्विस का प्रोडक्शन कहां रखा जाए, तो आम तौर पर सिंपल सी बात थी, उत्पादन के 3 क्षेत्र होंगे, सेक्टर्स, इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो पहले 2 में आ चुकी है वस्तु, और तृतीय क्षेत्र को हम बोल देंगे भैया सेवा क्षेत्र, और लगभग सारी सेवाओं को हम रख देंगे तीसरे क्षेत्र में। चाहे बैंकिंग की सेवा हो, व्यापार की सेवा हो, परिवहन की सेवा हो, जितनी सारी सेवाएं हैं सबको हम रख देंगे टर्सरी सेक्टर में, और जीवन को आसान बना लेंगे। लेकिन कुछ कुछ लोगों को जीवन आसान कहाँ अच्छा लगता है, उन्होंने कहा जिस प्रकार से वस्तुएं भी 2 प्रकार की हैं, प्राकृतिक वस्तु, मानवीय वस्तु। तो नेचुरल गुड्स को आप रखो प्राथमिक क्षेत्र में, और मानव जिसे बना रहा है उसको रखो सेकेंडरी सेक्टर में। तो भैया सेवाओं में भी तो अंतर होता है ना। ब्लिंकिट के माध्यम से जो आपको वस्तु देने आता है वो भी एक प्रकार की सेवा है। भैया कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है वो भी सेवा है। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी एक सेवा है। कोई आईएएस ऑफिसर देश के लिए काम कर रहा है वो भी एक सेवा है। कोई पुलिस प्रशासन देश के लिए काम कर रहा है वो भी एक सेवा है। यानी सेवाएं भी तो कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे गुड्स के प्रोडक्शन को आपने 2 भागों में, 2 सेक्टर्स में कैटेगराइज किया, इन लोग को लगा कि हमको टर्सरी सेक्टर को भी एक्सपांड करना चाहिए, यानी सेवाओं को भी हमको अलग अलग चीजों में समझना चाहिए। सारी सेवाएं एक जैसी नहीं होती। ऐसा बोल दिया कि सारी सेवाओं को हम टर्सरी सेक्टर में रखेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो इन लोगों ने अपने पढ़ने की बात को और बढ़ा दिया और कहा कि सामान्य सेवाएं जैसे परिवहन, संचार, ओला ड्राइविंग, बाल काटना, ये जो बेसिक बेसिक सेवाएं हैं सबको हम तृतीय क्षेत्र में रखेंगे। लेकिन अन्य सेवाओं को समझने के लिए हम इकोनॉमी के 2 और सेक्टर पैदा करेंगे। साथियों हेडिंग में क्या लिखा है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, 3 क्षेत्रों को हमको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम सर्विस सेक्टर को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमें 2 सेक्टर्स और देखने मिलते हैं सेवाओं के अंदर ही, जिन्हें हम चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र कहते हैं। उन दोनों क्षेत्रों को समझने के पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। भैया आप जिस प्लेटफॉर्म पर मेरे वीडियोस को देख रहे हो, करंट अफेयर्स अपडेटेड का यूट्यूब चैनल, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जहां पर आपको ना केवल इकोनॉमी बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर पीडीएफ मिल जाएंगे। मेरी क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर देखने मिल रही होंगी। यहां पर आपको कूपन कोड देखने मिल रहा है, इस कूपन कोड को अप्लाई करो और 40% तक के फीस डिस्काउंट को अवेल कर लो। जुड़े रहो और लगातार करंट अफेयर्स और अलग अलग जीएस की सब्जेक्ट्स की क्लासेस को प्राप्त करते रहिए। वापस से आते हैं कहानी पर। तो सामान्य रूप में इन लोगों ने कहा कि तृतीय क्षेत्र में बेसिक बेसिक सेवाओं को मानो, जैसे व्यापार, सामुदायिक सेवा। लेकिन सर्विस सेक्टर के बाद में 2 और सेक्टर आते हैं, नाम है भैया चतुर्थ क्षेत्र या क्वेटनरी सेक्टर। अब इसके अंदर क्या आएगा, यहां पर कहा जा रहा है कि जब भी सेवाओं का संबंध, जब भी सर्विस का जो रिलेशन है वो बौद्धिकता से है, जैसे कोई व्यक्ति बौद्धिक सेवाओं को पैदा करे, ऐसी सर्विसेज जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट का यूज किया जाए, जैसे डॉक्टर। अगर डॉक्टर के माध्यम से जो सेवाएं दी जा रही हैं वो आम सेवाएं नहीं है भैया। अगर उल्टी सी दवाई दे दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ पा रहे हैं। एडवोकेसी,
टीचर, ये सब ऐसी सेवाएं हैं जिनका संबंध आपको बौद्धिकता से देखने मिलेगा। यदि देश के अंदर कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो साइंटिस्ट के पीछे दिमाग छिपा है, तभी तो अपन साइंटिस्ट बोल रहे हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जो इंटेलेक्चुअल सर्विसेज है, उनको हम चतुर्थ क्षेत्र के अंदर रखेंगे, जिनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो। समझ पा रहे हैं बात को अपन। लेकिन कहानी और चेंज होती है पंचम क्षेत्र में। पंचम क्षेत्र के अंदर भी सेवाओं का उत्पादन होगा, सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, लेकिन यहां सेवाओं का संबंध बौद्धिकता से नहीं, यहां संबंध होगा सरकार से, यहां संबंध होगा हाई लेवल के डिसीजन से, यहां संबंध होगा समाज की सेवाएं से। जैसे मान के चलो कोई एनजीओ है, वो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, विधवाओं के लिए काम कर रहा है, तो वो भी समाज को सेवा दे रहा है। वो जो सेवाएं दे रहा है वो पंचम क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? हमारे देश के अंदर सरकार हमारे लिए जो काम कर रही है वो पंचम क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? देश के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हाई लेवल के डिसीजन लेने वाली संस्था है, वास्तव में उसको हम क्यूनरी सेक्टर के अंदर रखेंगे। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के बाद दो प्रकार के और सेक्टर डेवलप होते हैं। हालांकि इन दोनों सेक्टर में सर्विस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सर्विस के मामले भी आपको अलग अलग देखने मिल रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको इकोनॉमी के सेक्टर में पांचों सेक्टरों की बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल आपने समझे होंगे, कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखा होगा। कोई भी क्वेश्चन आता है तो भैया गलती से भी गलत नहीं करना है। करंट अफेयर्स अपडेटेड के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना है। अभी हम बेसिक टॉपिक की बात कर रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, डेवलपिंग, डेवलप्ड का मतलब क्या, लेकिन धीरे करते करते हम इकोनॉमी के एडवांस टॉपिक को क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम शेयर मार्केट को, एनपीए को, बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, सबको डिस्कस करेंगे। तो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देवाशीष क्लासेस। यहां पर कूपन कोड दिया गया है, अवेल करो भैया। ना केवल मेरे इकोनॉमी के लेक्चर्स, बल्कि करंट अफेयर्स के सेशन, अलग अलग नोट्स, स्टैटिक जीके के पोर्शन, सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो जल्दी जुड़िए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आशा करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ भी मामला है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। अगले सेशन में मैं आपके डाउट भी सॉल्व करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।